गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। अब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक का हमारा सफर कैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आगे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, आज हमें इसमें क्या पढ़ना है। तंतु से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, जो हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वे कैसे बनते हैं और हमें वे तंतु कैसे किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्टोरी टाइप दिया है। पहली और एक बूझो है जो अपनी उनके स्कूल में एक आयोजित प्रतियोगिता होती है जिसे विज्ञान प्रतियोगिता कहा गया है। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, प्रथम पुरस्कार जीतते हैं। ठीक है, वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, उस पुरस्कार की राशि से अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने का निश्चय करते हैं। ठीक है, वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस जाते हैं। वे जब दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं कि वहां पर कपड़े की अलग अलग वेराइटीज को देखकर वो लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। ठीक है, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट है, मतलब कृत्रिम है। ठीक है, कुछ कपड़े कैसे हैं, सूती है और कुछ कृत्रिम है। इसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। उनके पास क्या था, ऊनी मफलर भी था और शॉल भी थे। ठीक है, जो सर्दियों के दिन में काम आते हैं। अब देखिए दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहली तथा बुद्ध जो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे और वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि हम इसमें से क्या खरीदें। ठीक है, उन्होंने कई विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। अंत में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि दुकान में जितने भी कपड़े थे उन्हें स्पर्श करके, छू करके देखते गए कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा है, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक ऊनी मफलर और सूती साड़ी खरीद ली। ठीक है, अब आगे देखिए। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बुझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। ठीक है, अब कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के बाद में क्या हुआ, पहेली और बुझो अपने आसपास के कपड़ों को देखने लगे कि वे कैसे हैं और कैसे बने हैं। ठीक है, उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर पर बिछाने वाली चादर होती है, ठीक है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, जो डस्टर होता है आदि, ये सभी क्या है, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उनके पास बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। जो बोरे है और बस्ते हैं, उनके जो बैग है वो भी क्या बने हैं, अलग प्रकार, एक विभिन्न प्रकार के वस्त्र से बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि वे सभी कपड़ों की पहचान उन्होंने कैसे की, सूती कपड़ा समझ के, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट, ठीक है, जो कृत्रिम है, इसके रूप में करने लगे। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी कपड़े को हाथ लगा के देखते हैं तो जो एकदम सॉफ्ट रहता है वो ऊनी होता है, सूती होता है ना, इस टाइप के कुछ कुछ, और जो थोड़ा सा ड्राई होता है वो कॉटन में होता है। तो इस प्रकार से हम भी कुछ कुछ कपड़ों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे, वस्त्रों में विविधता। अब हम देखेंगे यहाँ पर वस्त्रों में कैसी विविधता होती है। अब क्रियाकलाप फर्स्ट बोला है, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। ठीक है, अपने आसपास एक किसी भी दर्जी के दुकान में जाइए और वहां का भ्रमण करिए बोल रहा है। फिर सिलाई के बाद जो कपड़ा का कतरन बचा हुआ होता है उसे एकत्रित कीजिए और कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हमें सिलाई की दुकान में जाना है, उसके बाद जो भी कपड़े की कतरन बची हुई होती है उसे हमें क्या करना है, स्पर्श करके देखना है और उसे स्पर्श करके देखना है कि इसके स्पर्श का अनुभव कैसा है। ठीक है, सॉफ्ट है या ड्राई है या कैसा है या चिकना है। ठीक है, दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का
प्रयास कीजिए। ठीक है, अब हमें तो नहीं समझता तो हम किससे पूछेंगे? दर्जी से पूछेंगे कि कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा ऊनी है और कौन सा कृत्रिम है। ठीक है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो कपड़े हैं वे कैसे बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। जब भी हम किसी कपड़े को देखते हैं तो वो क्या होता है? एक सतत टुकड़ा के रूप में प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसे हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि 3.2 में कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य दिखाई। ये कपड़े की कतरन है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है? एक सतत टुकड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 2 में क्या बोला है? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। क्रियाकलाप 1 में क्या करना था हमें? कि दर्जी की सहायता से उसे पूछकर ये देखना था कि सूती कपड़ा कौन सा है, रेशमी कौन सा है, ऊनी कौन सा है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1 में जिस पर हमने सूती कपड़े का लेबल लगाया है उसे क्या करना है? उस टुकड़े को चुनने बोल रहा है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा टूटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसमें जो एक कोई ढीला धागा होगा या तागा उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसमें जो भी कोई कपड़े में होता है ढीला धागा अलग हो जाता है तो उसे ढूंढिए बोला है और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। यदि हमें वहां पर कोई धागा नजर नहीं आ रहा है ढीला तो हमें क्या करना है? सुई की सहायता या पिन की सहायता से वहां से एक धागा को बाहर की ओर खींचना है धीरे धीरे। ठीक है, हम यह देखते हैं कि तागा को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? ठीक है, ये जो तागा है ये क्या है? कि तागे को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उसे बुना जाता है तब क्या बनता है? एक वस्त्र बनता है। ठीक है, एक कपड़ा बनता है। तो ये तागे काय से बनते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम तागे काय से बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम तंतु। अब ये देखिए तंतु क्या होता है। ठीक है, क्रियाकलाप 3 किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। किसी भी एक सूती कपड़े के टुकड़े से एक धागा हमें बाहर निकालना है। अब इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। ठीक है, अब हम उसे क्या करेंगे? एक मेज पर रख देंगे। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और दूसरे सिरे से क्या करना है? उसकी लंबाई के अनुदिश क्या करना है? हमें नाखून से उसे खरोचना है। ठीक है, सबसे पहले एक धागा लेना है, उसके बाद में उसे मेज पर रखना है। एक सिरे को हमें अंगूठे से दबाना है और दूसरे से क्या करना है? हमें दूसरे नाखून से उसे खरोचना है। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? जैसे ही हम उसे खरोचेंगे तो क्या होगा? पतली पतली लड़ियों के रूप में बट जाएगा। जैसे कि ये तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम में अब तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। देखिए पतली पतली सी लड़ियां निकल कर आती है। देखिए सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। जैसे ही हम किसी कपड़े से धागा निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो सुई है या पिन है वो क्या होता है? उसके बारीक बारीक धागों में फंस जाती है ना, उसके बारीक बारीक धागों में फंस जाती है और क्या होता है? अच्छे से निकल नहीं पाता है। ठीक है, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। कभी कभी तो हम धागा निकालना चाहते हैं लेकिन क्या होता है? उसकी बारीक बारीक पतली पतली लड़ियां ही अलग हो जाती है। ऐसा करने पर तागे को सुई के नोकों से गुजारना कठिन हो जाता है। यदि हम बीच में फंस गया है हमारा सुई या पिन तो क्या होगा कि उसे हम अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं, हमें कठिनाई होती है। ठीक है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो धागे की पतली लड़ियां हैं ये और भी ज्यादा पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? तंतु होता है, तंतु से फिर एकदम बारीक बारीक पतली पतली लड़ियां बनती है, उसके बाद में फिर थोड़ी मोटी लड़ियां बनती है, फिर धागा बनता है और धागा को व्यवस्थित करके क्या बनाया जाता है? कपड़ा। ठीक है, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र क्या है? धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। इनका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक श्रृंखला होती है ना? तंतु, फिर
पतली लड़ी, फिर उससे मोटी लड़ी, फिर धागा और फिर वस्त्र। ठीक है, तो वही बताया गया है। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अब हमें ये तो पता चल गया कि वस्त्र कैसे बनते हैं, पर हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि वस्त्र बनाने में जो धागा यूज होता है या जो धागा जिस तंतु से बनता है, ये हमें मिलते कहाँ से है। ठीक है, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु हमें कैसे मिलते हैं? पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कपास का पेड़ देखा होगा, कपास है ना, तो उससे क्या होता है, जैसे हम उससे बाती बनाते हैं, उसी प्रकार से सूती उसका क्या बनाया जाता है, एक धागा बनाया जाता है। धागा कम बना करके क्या होता है, उसे व्यवस्थित रूप से सेट किया जाता है और उससे हमें एक वस्त्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बताया कि हमें ये सब चीजें कैसे मिलती है? सूती, जूट, रेशमी और ऊन पादपों से और जंतुओं से मिलती है, जैसे भेड़ के बालों से बनाए जाते हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो हमें नेचुरल मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, और रुई तथा जूट या पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली तंतुओं के उदाहरण है। जो रुई और जूट है, ठीक है, जो कपास रुई की बात कर रहे थे, ये हमें कहाँ से मिलती है? पादपों से मिलती है। ठीक है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो ऊन और रेशम है ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। जो ऊन है भेड़ और बकरी की कर्तित यानी उनके बालों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। जो ऊन और रेशम है ये हम काय से प्राप्त कर सकते हैं? खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी तंतु है वो रेशम के कीड़े जो होते हैं, ठीक है, कोकून, उससे भी प्राप्त किए जाते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पहले क्या होता था? हजारों वर्ष के पहले क्या होता था? वस्त्र निर्माण करने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। अब पिछले 100 सालों से क्या किया जा रहा है? प्राकृतिक तो उससे पहले बनते थे, लेकिन 100 सालों से अब क्या रासायनिक पदार्थों की सहायता से भी तंतुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि क्या क्या है इसमें संश्लिष्ट में? कृत्रिम तंतु में क्या क्या आ जाएंगे? पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। ठीक है, ये सब कैसे बनते हैं? कृत्रिम तरीके से इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कुछ पादप तंतु। अब देखेंगे कि पादप तंतु कौन कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें रुई। ठीक है, क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? बिल्कुल, हमने अपने घरों में तेल के लैंप के लिए क्या बनाई जाती है? बत्तियां बनाते हैं। ठीक है, तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इन बत्तियों को हम कैसे बनाते हैं? रुई से बनाते हैं, जैसे हम कपास कहते हैं। ठीक है, इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। इन रुइयों का उपयोग काय में किया जाता है? गद्दे, रजाइयाँ और तकिए बनाने में भी किया जाता है। आपके घर में होंगे ही। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। अब क्या बोल रहा है कि हमें थोड़ी सी रुई लेना है, ठीक है, कपास लेना है, उसे खींचना है, अलग करना है और इसके किनारे को ध्यान से देखना है। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है। ठीक है, उसकी जो पतली पतली लड़ियां निकल आती है ना लास्ट में, उसके किनारे पर, वो क्या है? कपास तंतु से बनी होती है। ठीक है, रुई कहाँ से आती है? अब हमें ये तो पता चल गया कि पादपों से हमें रुई मिलती है। ठीक है, लेकिन ये रुई आती कहाँ से है ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को कहाँ उगाया जाता है? खेतों में। साधारणतया कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं। ठीक है, रुई के लिए हमें क्या करना होता है? कपास के पौधे उगाने होते हैं। जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण हो, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां की जो मृदा है वह कैसी होना चाहिए? काली होना चाहिए और जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश के कपासी
कृषि की जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे देश के नाम बताने बोल रहा है जहां पर कपास की खेती की जाती है। कपास पादप के फल या कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जिससे कि कपास निकलता है वो कैसे होते हैं, कपास नींबू के आकार के होते हैं। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे ही वो क्या होता है, पूरी तरीके से पक जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर वो क्या होता है, बीज उससे टूटकर अलग खुल जाते हैं और उससे कपास निकल कर आ जाता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? ठीक है, जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, क्या आपने ऐसा खेत देखा है कहीं पर? बिल्कुल। ठीक है, इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे में दिया गया है डायग्राम कपास पादप के खेत। देखिए ऐसा दिखता है बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर हिम ने मतलब बर्फ ने ढक लिया हो। ठीक है, साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है। क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी कपास के पेड़ होते हैं बाती बनाने के लिए, 1-2 पेड़ होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर फिर क्या होता है, हम उसे पेड़ से तोड़कर लाते हैं और उसके बीजे अलग करते हैं, कपास अलग करते हैं। तो ये क्या है, हस्त चयन द्वारा इसे अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहा जाता है। क्या होता है कि हाथ से भी अलग कर सकते हैं या फिर एक मशीन होती है जिससे कि कंकतन प्रक्रिया के द्वारा भी इसे अलग किया जा सकता है, जिसे कपास ओटना कहा जाता है। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पहले क्या होता था कि कपास कैसे ओटी जाती थी, हाथ से, मतलब जैसे हम बाती बनाते हैं ना, ओटना। ठीक है, वो कैसे की जाती थी, पहले हाथ से, लेकिन आजकल क्या है, कपास ओटने के लिए भी मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए कपास ओटना यहाँ डायग्राम में दिया है, ये व्यक्ति कपास ओट रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जूट। ठीक है, पटसन, ये हमें कैसे प्राप्त होता है? पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो पटसन तंतु है वो हमें कैसे मिलता है, पटसन पादप के तने से मिलता है। ठीक है, अब इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में इसकी खेती कैसे कब की जाती है? वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है इसे? पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम। ठीक है, इसमें उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जैसे कि उसमें फूल लगने वाले होते हैं, उस अवस्था में उसे काट लिया जाता है, उसकी फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिन तक क्या किया जाता है, जल में डुबो कर रखते हैं और ऐसा करने पर तना गल जाता है। ठीक है, और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। जैसे ही उसे काटा जाता है फिर उसे पानी में रखा जाता है, तो पानी में रखने से क्या होगा, उसका तना गल जाएगा और गल जाने से क्या होता है, उसमें पटसन तंतु निकल आते हैं और उससे क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को क्या करते हैं, जो बारीक बारीक धागे होते हैं, बारीक बारीक जो सिरे होते हैं उसके, उससे पहले क्या बनाया जाता है, उसका धागा बनाया जाता है, तागा बनाया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, अब देखेंगे कि हम तंतुओं से तागे कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, रुई से तागा बनाना। ठीक है, अब ये रुई से क्या बना रहा है, तागा बना रहा है। सूती तागे की कताई, इसके बाद हम देखते हैं सूती तागे की कताई कैसे कर सकते हैं। आप स्वयं भी सूती तागे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 में देखिए, एक हाथ में क्या करना है, कुछ रुई पकड़ना है। ठीक है, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरी है, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। इसने क्या किया है, एक हाथ से क्या पकड़ा है, अंगूठे से इसने एक हाथ से पकड़ा है ने, इधर में धागे को पकड़ा, मतलब रुई को पकड़ा है। ठीक है, रुई को एक इसमें पकड़ना है और जो हमारा अंगूठा और तर्जनी के बीच से, ठीक है, ये अंगूठा और जो हमारी बीच वाली उंगली होती है तर्जनी, उससे क्या करना है, हमें ऐसी चुटकी भरना है, जिससे कि क्या बनेगा, धीरे धीरे धागा बनकर
आता है। ठीक है, धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। ठीक है, लगातार हमें उसे क्या करना है, ऐंठना भी है। क्या आप तागा बना सके? देखिए, क्या आपने तागा बनाया? घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक रुई पकड़िए, उसे एक हाथ में रखिए। ठीक है, और फिर जो हमारा अंगूठा और तर्जनी होती है उससे धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए और क्या करना है, उसे ऐंठते भी जाना है। तो फाइनली आपका तागा बनकर तैयार हो जाएगा। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जिन रेशों से हम धागा बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। इससे क्या करते हैं हम, रुई के एक पुंज होता है जो, ठीक है, उससे रेशों को खींचकर ऐंठते जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया। ऐसा करते ही रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। अब कताई के लिए एक सरल युक्ति, हस्त तकुआ, ठीक है, ये कौन सी है, हस्त तकुआ, ठीक है, का उपयोग किया जाता है कताई के लिए। मतलब उसे बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए हस्त तकुआ का भी उपयोग किया जाता है, जिससे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। जैसे हाथ से बनाना है, हस्त तकुआ मतलब हाथ से बनाई जाने वाली जो करने वाली कताई। ठीक है, अब देखिए, हाथ से बनाई जाने वाली कताई में एक कौन सी युक्ति प्रचलित है, बोल रहा है चरखा। ठीक है, जो आपने महात्मा गांधी ने चरखा चलाया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। आपने भी देखा होगा, कई बार बापूजी का डायग्राम आता है, चित्र आता है ना, चरखा चलाते हुए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो चरखे का उपयोग है वो सबसे पहले किसने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रदान की थी। ठीक है, उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि जो ब्रिटेन की कंपनियों में जो, ब्रिटेन की मिलों में जो कपड़े बन रहे हैं उनका बहिष्कार करो, उन्हें मत पहनो, और क्या करो, अपने हाथ से चरखा चलाओ और खादी कपड़ा बनाओ, है ना, और अपने हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहनो। ऐसा लोगों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1956 में एक क्या किया था, संगठन का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर ऊपर डायग्राम, चरखा चलाते हुए कोई महिला नजर आ रही है ना। ऐसे करके क्या किया जाता था, पहले एक धागा बनाया जाता था, है ना। तो क्या बोला है कि खादी को बढ़ावा देने के लिए एक भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, जो कि 1956 में चलाई गई थी। एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ठीक है, ये कब बनी है, 1956 में। ठीक है, वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। जो वृहत पैमानों पर तागों की जो कताई है वो कैसे किया जाता है, मशीनों से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। जैसे कताई करके तागा हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में उसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब देखना है तागे से वस्त्र। ठीक है, अब तागा बन गया हमारा कंप्लीट। अब इससे हम वस्त्र कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। ठीक है, एक प्रकार से हम बुनाई करके भी वस्त्र बना सकते हैं और दूसरा बंधाई करके भी बना सकते हैं। अब देखिए, क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि धागे का जो 2 सेट होता है, वस्त्र तागे के 2 सेटों से बने होते हैं, जिसे एक दूसरे में व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बना होता है। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। ठीक है, अब धागे के 2 सेट लेते हैं, उन्हें आपस में व्यवस्थित करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
बुनाई कहा जाता है। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम कागज की पट्टियों से कैसे बुनाई की जाती है वो देखेंगे। देखिए भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट ले लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। हमें क्या करना है, दो रंग बिरंगी कागज लेना है जिन्हें 30-30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में काट लेना है। अब इन शीटों को दोनों को क्या करना है, आधा मोड़ लेना है और एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरे शीट पर दिखाई गई रेखाएं खींचिए। अब दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदेश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाव से चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 2 अलग अलग कलर के, एक ये रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का कागज लिया गया है, इन्हें बीच में से मोड़ दिया गया है। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसे कैसा किया गया, आधे से मोड़ लिया गया है। उसके बाद में क्या किया गया, इसकी पट्टी काट दी गई है ऐसी। ठीक है, ये देखिए पट्टी निकाली है, इन्होंने पट्टियां निकाल ली है। अब इसमें देखिए पट्टियों की बुनाई कैसे की जाती है। अब इसमें क्या किया गया है, ऐसी ये पट्टियां कट गई हरी वाली और ये लाल वाली भी। अब उसमें कैसे करना है, जैसे कि हम अपने घरों में क्या करते हैं, खटिया की बुनाई करते हैं ना, जो खाट होती है हमारे घर में, उसकी बुनाई जैसे की जाती है, उसे जैसे भरा जाता है, उसी प्रकार से इसकी भी बुनाई किया है। ठीक है इन्होंने, और तब बन जाकर के देखिए ये ऐसा कंप्लीट हो जाता है। दिख रहा है आपको, ऐसी बुनाई की जाती है। ठीक है, अब इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। अब तागे वास्तव में कागज के पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। कागज के जो टुकड़े हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, लेकिन जो तागा होता है वो क्या होता है, उसकी तुलना में बहुत ही पतला होता है। ठीक है, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जैसे देखो ये एक महिला है जो कि क्या कर रही है, करघों पर तागों की बुनाई कर रही है। ठीक है, करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। एक तो ये क्या है, हस्त प्रचलित, ये हाथ से बना रही है, और दूसरी मशीन से भी बनाई जाती है। ठीक है, अब एक विशेष प्रकार की बुनाई देखिए कौन सी है। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी मम्मी, दीदी, बुआ, दादी कोई भी एक स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, मोजे बनाते हैं ना, तो वे एक अलग ही प्रकार की बुनाई करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, नीटिंग कहा जाता है ना। इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या होता है कि एक ही धागा लेते हैं, है ना, जैसे इसमें 2 धागे लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक ही धागा लगता है, और क्या किया जाता है, एक कपड़े के टुकड़े को बनाने के लिए एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है। आपके पास में कोई मोजा होगा, ठीक है, जो बुना हुआ हो, ठीक है, उसके एक धागे को पकड़कर आप खींचिए। ठीक है, वो क्या होगा, पूरा धीरे धीरे पूरा खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है। मुझे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये बुनाई कर रहे हैं, दिख रहा है, ये कुछ बुनाई कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, आजकल स्वेटर वगैरह तो बहुत कम, लेकिन जो हमारे घर में जो डोरमेट होते हैं वो अधिकतर ऐसे इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अधिकतर जो कपड़े हैं या वस्त्र है वो ऐसी बुनाई द्वारा भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। हाथों से तो की ही जाती है, साथ में इसे मशीनों द्वारा भी किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। जो दोनों प्रकार की बुनाई है वो एक अलग प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि आप स्वेटर ले लीजिए, नॉर्मली स्वेटर की तुलना में ये जो ऊन की बनी हुई स्वेटर होती है ये महंगी मिलती है ना, इसे ऊनी कपड़ा कहा जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है, जैसे स्वेटर बना लेते हैं, ठीक है, कुछ जो कपड़े भी है पहनने के वो भी
कैसे होते हैं, ऊन से बनाए जाते हैं, जो एक अच्छा डिज़ाइन, एक अच्छा लुक दे दिया जाता है। मोज़े आते हैं, मफलर आते हैं, ये सब चीज़ें बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब वस्त्र सामग्री के इतिहास में क्या देखेंगे, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे, है ना। प्राचीन काल में जो लोग थे वे पहनने के लिए कैसी सामग्री का उपयोग करते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, अपने शरीर को कैसे ढकते थे, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी-बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे कि अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल, बड़ी-बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है। वस्त्रों की छाल ले ली अच्छी बड़ी-बड़ी, उसे जोड़ लेते थे और फिर उसका ही अपने लिए एक ड्रेस तैयार कर लेते थे। बड़े-बड़े पत्तों से, देखा होगा आपने जो आदिवासी मूवियाँ होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जंतुओं के चर्म से, उनकी चमड़ी से कुछ कपड़े तैयार कर लेते थे और उन्हें ये पहनते थे, ठीक है। अब कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली-पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ जिसे टोकरी बनाना सीखा। धीरे-धीरे जैसे उन्होंने कृषि समुदाय में बसना चालू किया, तो उन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे पतली-पतली जो टहनियाँ होती है, कौली-कौली, और घास बुन करके उन्होंने चटाइयाँ बनाई। फिर धीरे से उन्होंने टोकरी बनाना भी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। क्या किया उन्होंने, लताओं मतलब जो बेलें हैं और जो जंतुओं की ऊन है या बाल से ऐंठकर उन्हें क्या किया, एक लंबी लड़ियाँ तैयार कर ली। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए, ठीक है। उनकी लड़ियाँ बनाई, धागे बनाए और उन्हें बुन करके क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पहले क्या होता था कि जो भारतवासी वो कैसे करते थे, रुई से बने हुए वस्त्र ही पहनते थे, ठीक है। जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ये कहाँ उगाई जाती थी, गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, ठीक है। फ्लेक्स क्या है, एक पादप है, एक प्रकार का पेड़ है जिससे कि हमें प्राकृतिक तंतु मिलता है, ठीक है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। प्राचीन काल में क्या होता था कि वस्त्रों को बनाने के लिए रुई की और फ्लेक्स की खेती की जाती थी, जो कि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती थी। इन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। तो पहले क्या होता था कि लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे। क्या करते थे वे लोग, अपने शरीर के भागों को क्या करते थे, वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे, मतलब जो रुई के और फ्लेक्स के बनाए गए कपड़ों से, ठीक है। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, ठीक है। उन्हें जो अपने शरीर के जिस भी पार्ट को ढाकना होता था, आच्छादित करना होता था, तो वे क्या करते थे, अलग-अलग प्रकार के ढंग से वे क्या करते थे, अपने वस्त्रों को पहन लेते थे, क्योंकि सिलाई नहीं आती थी। अब सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए, ठीक है। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने क्या किया कि वस्त्रों को सिलाई करके भी पहनना प्रारंभ कर दिया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आ गई, ठीक है। अब तो आपको भी पता होगा कि कपड़े कई प्रकार से सिले जाते हैं, ठीक है, और कई प्रकार की उससे डिजाइन भी बनाई जाती है, ठीक है। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो साड़ियाँ होती है वो कहीं से भी सिली हुई नहीं होती है ना, कि रेडीमेड ऐसा बनकर आता है, बिल्कुल भी नहीं। वो सीधी-सीधी होती है, फिर हमें उसे लपेट कर पहनते हैं। जो धोतियाँ होती है
वो भी बिना सिली होती है, लुंगियाँ होती है, पगड़ियाँ होती है, ये भी सब बिना सिली हुई होती है, इनका कोई शेप साइज नहीं होता और इसे हम अपने आकार में अपने अनुसार डाल लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रत्येक समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में क्या होता है कि खाना जो भोजन है वो बहुत ही अलग अलग होता है ना, अपने अपने कल्चर के हिसाब से। उसी प्रकार यहाँ पर जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, वो भी अपने अपने कल्चर के हिसाब से पहनते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा, कपास का गोलक होता है उसे ओटा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके रेशे बनाए जाते हैं, फिर कताई की जाती है और फिर क्या बनता है, एक तागा बनता है। ठीक है, तो तागा बनता है। तागा से हमें वस्त्र कैसे बनाएंगे, दो विधियों द्वारा बनाई जाती है, एक बुनाई करके और एक बंधाई करके। ठीक है, तो उससे क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। यहाँ आपका लेसन खत्म हो जाता है। अब आगे एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या दिया है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन दिया है। तो पटसन क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक तंतु है, इसके पादप होते हैं। रुई, ऊन भी प्राकृतिक है। ठीक है, जो नायलॉन है और पॉलिएस्टर है ये क्या हो जाएंगे, कृत्रिम हो जाएंगे, ये मतलब जो संश्लिष्ट है। ठीक है, अब नीचे दिए गए में सत्य सत्य छांटना है। तंतुओं से तागा बनता है, बिल्कुल। तंतुओं से क्या बनता है, उसकी कताई की जाती है और उससे क्या बनता है, तागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। वस्त्र निर्माण करने के लिए हमें कताई करनी होती है पहले। फिर जूट नारियल की बाहरी आवरण होता है, जो जूट है, ठीक है, वो नारियल का बाहरी आवरण होता है ना। आपने देखा होगा कि जो बाहरी का नारियल का जो बाहरी आवरण होता है, जिसे हम जब भी हम नारियल तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं ना, तो उसका भी वस्त्र बनता है। ठीक, रुई से बिनौले या बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रुई से बिनौले ने बीज को हटाने के लिए ओटना नहीं, ओटना क्या होता है, तागा बनाया जाता है ना, तागे बनाने की प्रक्रिया है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। अब तागे की जब बुनाई करेंगे तो वस्त्र का एक टुकड़ा तो बनेगा ही, है ना। अब रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। जो रेशम का तंतु है किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, क्या, बिल्कुल, कौन सा, पटसन का, है ना। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, रॉन्ग। अब देखिए खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं पादप तंतु, रुई के पेड़ से और पॉलिएस्टर से। खालिस्तान और खालिस्तान जांतव तंतु है, जैसे कि कौन से हो गए, जो जंतुओं से मिल रहे हैं हमें, है ना, जैसे जो इससे मिलता है, बनता है, क्या कहना चाहिए उसे, जो रेशम है ना, रेशम है, ये हमें भेड़ के बालों से मिलते हैं, बकरी के बालों से मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। जो रुई है वो कैसे प्राप्त होती है, रुई होती है उसके फल से, है ना, जो फल होता है नींबू के आकार का, उससे प्राप्त होगी। फल होता है, उसके बाद में वो पूरा फूल के रूप में बन जाता है और उससे प्राप्त होता है। और जो पटसन है, पादप है, वो कैसे होता है, उसके तने से प्राप्त होता है। ठीक है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। अब नारियल तंतु से कौन कौन सी दो चीजें बनती है, एक प्रकार की कंबल होती है ना, एक प्रकार की कंबल बनाई जाती है जो कि नारियल तंतु से बनी होती है। और आप सोचिए कौन सा बनता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो पहले के टाइम में एक कपड़े पहनते थे राजा महाराजाओं वाले, है ना, जो थोड़े इसके वाले होते थे, जो अधिकतर राजा महाराजा के इसमें जो कुछ गरीब लोगों का रोल करते थे, उनके आपने देखा होगा जो कमीज होती थी वो बनती थी, है ना, नारियल के तंतु से बना एक कमीज भी बनाई जाती थी। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अब तंतुओं से तागा हमें कैसे बनाना है, इसे हमें पूरा डिटेल में
लिखना होगा कि तंतुओं से पहले क्या बनाया जाता है। बारीक बारीक तंतुओं से एक पतली लड़ी बनती है, लड़ी से तागा बनता है और तागा से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ तागे तक की ही प्रक्रिया को स्पष्ट करना था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।